नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बीए फाइनल ईयर में विषय इतिहास में भारतीय राज्यों का भारत में विलय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के आंदोलनों व बढ़ते जन आक्रोश से प्रभावित होकर भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था और इसी स्वतंत्रता के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा जो आज़ादी की मांग की गई थी उसे स्वीकारने का कार्य किया गया था और ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया और इस अधिनियम के अनुसार देशी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई थी। उस समय भारत में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई थी और जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। इसके अलावा अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री के रूप में सुशोभित भी किया था और उस समय भारत की रियासतों का एकीकरण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था कि जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है वह स्वतंत्र रह सकती हैं, जो रियासत भारतीय संघ या पाकिस्तान संघ में सम्मिलित होना चाहती हैं वो भारतीय संघ या पाकिस्तान संघ में सम्मिलित रह सकती हैं। और इस कारण कई रियासतें वर्तमान में जो भारत में हैं वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी और कई रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी। इसी तरह सरदार पटेल के लिए इन सभी रियासतों को एकजुट करना एक बड़ी चुनौती माना जाता था। सरदार पटेल के लिए सरल कार्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कूटनीति, दूरदर्शी सोच और अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने कई रियासतों को भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी किया था। तो देखिए, सरदार पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़, सौराष्ट्र, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी, लेकिन इन रियासतों द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति नहीं दी जा रही थी। देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए
प्रक्रिया तय कर दी गई। राज्यों को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया गया था। एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे पत्र का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस जो दस्तावेज था उस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता था, परंतु उसके प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और यातायात व संचार व्यवस्था का दायित्व संघीय सरकार को सौंपना जरूरी था। दूसरा जो दस्तावेज था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसके अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में केंद्रीय सरकार की जो स्थिति थी अब उसके स्थान पर संघीय व्यवस्था की केंद्रीय सरकार की व्यवहारिक स्थिति को मान्यता प्रदान करना था। अर्थात इसके अनुसार अब उसके स्थान पर संघीय व्यवस्था की केंद्रीय सरकार की व्यवहारिक स्थिति को मान्यता प्रदान करना था। तो अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं जूनागढ़ रियासत की समस्या। ध्यान दीजिए, सितंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था और इस रियासत का नवाब मुसलमान था, परंतु इसकी अधिकांश जनसंख्या है वो क्या थी? हिंदू थी। यहाँ का नवाब मुसलमान था, लेकिन जूनागढ़ की अधिकतर जनसंख्या है वो क्या थी? हिंदू थी। और जूनागढ़ साम्राज्य चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा था, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था। इसलिए जूनागढ़ की जनता ने नवाब की कार्रवाई का विरोध किया, क्योंकि नवाब जूनागढ़ को जूनागढ़ की जनता की राय के बिना उसे पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहता था। इसका जूनागढ़ की जनता ने विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर दी थी। भारत सरकार ने भी नवाब की कार्रवाई की घोर निंदा की थी। ऐसी स्थिति में नवाब अपने राज्य को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और बाद में फरवरी 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। इस तरह जूनागढ़ को जनता के जनमत के आधार पर भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। दूसरा है हैदराबाद की समस्या। तो ध्यान दीजिए, जूनागढ़ की भांति हैदराबाद का शासक भी मुसलमान था, परंतु यहाँ की बहुसंख्यक जनता है वो हिंदू थी। हैदराबाद का राज्य भी चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा था। यहाँ के मुस्लिम शासक को अधिक से अधिक सोना जवाहरात एकत्र करने की सनक सवार थी। लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव से
1947 में हैदराबाद के नवाब ने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु संघ में सम्मिलित होने की बात को है वो टालता रहा था। और इसी के साथ ही वह अपने राज्य में कट्टर सांप्रदायिक मुसलमान राजकारों को भी प्रोत्साहित करता रहा। निजाम की शह पाकर मुस्लिम रजाकारों ने हैदराबाद रियासत के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना धमकाना तथा लूटना खसोटना शुरू कर दिया था, ताकि वे रियासत को छोड़कर भारत में चले जाए। रजाकारों की हिंसक वारदातों के परिणाम स्वरूप रियासत में शांति एवं व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और हिंदुओं पर रजाकारों के अत्याचारों में वृद्धि होती गई। हैदराबाद रियासत से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों तथा सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा। रेल यात्री एवं बसों से यात्रा करने वाले हिंदू मुसाफिरों को लूटा जाने लगा। स्थिति नाजुक हो गई और इसी समय मुस्लिम रजाकार नेता कासिम रिजवी ने यहां तक धमकी दे डाली कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर हैदराबाद के निजाम का आसफ जाही झंडा फहराएंगे। इसको लेकर भारत सरकार के सामने स्थिति गंभीर हो गई और इस संपूर्ण अवधि में भारत सरकार ने संयम का परिचय दिया। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने निजाम को समझा बुझा कर रास्ते पर लाने का काफी प्रयास किया, परंतु अब स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रही। रजाकार और कट्टर मुल्ला मौलवी आम मुसलमानों को भड़काकर सांप्रदायिक संघर्ष में उतारने की तैयारी कर चुके थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया और सितंबर 1948 में भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करके शांति व्यवस्था का काम सौंपा गया। तदनुसार मेजर जनरल चौधरी को यह काम सौंपा था और 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद रियासत के सैनिक गवर्नर का पद है वो संभाल लिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया और विवश होकर निजाम को नई व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। इस तरह हैदराबाद की जटिल समस्या का भी सॉल्यूशन है वो आ गया। अब आगे है जम्मू कश्मीर की समस्या। तो देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित जम्मू कश्मीर भौगोलिक दृष्टि से भी पर्वतीय क्षेत्र था। यहाँ पर हिंदू महाराजा हरि सिंह जी शासन करते थे, लेकिन यहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी।
शुरुआत में हरि सिंह जी ने कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी और कुछ समय बाद ही पाकिस्तान सरकार ने जम्मू कश्मीर को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी सहायता और प्रेरणा से वशीभूत होकर कबायलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर जोरदार सशस्त्र आक्रमण कर दिया और ये कबायली 4 दिनों में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 1.5 मील दूर बारामुल्ला नामक स्थान पर पहुंच गए। इससे घबराए कश्मीर के महाराजा डोगरा वंश के शासक हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता का अनुरोध किया, क्योंकि कश्मीर को बचाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई विकल्प उसे दिखाई नहीं दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और तत्काल सैनिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया, परंतु आदर्शवादी पंडित नेहरू उस समय कश्मीर को सहायता देने को तैयार नहीं हुए और उस समय राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह उनका दल कश्मीर को भारत में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना हवाई मार्ग से भारतीय क्षेत्र कश्मीर श्रीनगर पहुंचे, दुश्मनों पर आक्रमण किया और कश्मीर को अपने हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के नाम पर युद्ध में हस्तक्षेप किया। बारामूला नामक स्थान पर पाकिस्तानी सेना को रोक दिया और फिर निरंतर पीछे धकेलना शुरू कर दिया, परंतु पंडित नेहरू की देरी का नुकसान भारत को उठाना पड़ा और लगभग 35,000 वर्ग मील का क्षेत्र है वो पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात आज़ाद कश्मीर के रूप में है वो रह गया। इस तरह जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाया गया। आर्टिकल 370, 35A लागू किया गया था, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा समाप्त करते हुए जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा प्रदान किया। तो इस तरह भारत ने बड़ी ही कूटनीति के साथ इन रियासतों का भारत में विलय है वो किया था। धन्यवाद।